नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारा टेलीग्राम चैनल पे हम डेली अपलोड कर रहे हैं एमसीक्यूज़, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं, जो लगता है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल रहा है कि द ब्लू कलर ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब दो इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर हैं, एक तो ब्लू कलर है ना, और दूसरा बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट की। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है, हम ग्लूकोज को मेज़र करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। किसको? ग्लूकोज को, है ना। ग्लूकोज का टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं किससे? बेनेडिक्ट रिएजेंट के माध्यम से। तो इतना मालूम चल गया हमें। तो इसी तरीके से बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं, अभी तो इसमें थोड़ा सा डीप जाके पूछा है। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट के हमें कंपोजिशंस पता होना चाहिए। जब कंपोजिशंस पता होगा, और हर एक कंपोजिशंस, देखो याद रखना कभी भी जब कंपोजिशंस हम बात करते हैं तो एक एक का कुछ ना कुछ काम ज़रूर है, तभी जा कर के उन चीज़ों को उसके अंदर ऐड किया गया है। समझ में आ रहा है? नहीं तो बिना ऐड किए उसमें कोई भी, अगर बिना फंक्शन की किसी का काम ही नहीं है तो काहे को उसका कंपोजिशंस बनाएंगे? सिंपल सी बात है। अब जब कंपोजिशंस बात करते हैं तो पहला कंपोजिशंस जब हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, किसकी? कॉपर सल्फेट की, है ना। कॉपर सल्फेट की जब हम बात करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट जो है प्रोवाइड करता है क्या? क्यूप्रिक आयन। क्या प्रोवाइड करता है? क्यूप्रिक आयन, है ना। तो क्यूप्रिक आयन जो है कलर है आपका क्या है? ब्लू कलर। समझ में आया? सिंपल है। तो कॉपर सल्फेट जो है क्यूप्रिक आयन प्रोवाइड करता है जो ब्लू कलर का होता है। अगला आपका आता है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन सा? एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, कभी अगर पूछे बाय चांस इसके अंदर से भी डीप से सवाल तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एल्कलाइन प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो अगला है आपका, अगला कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, अगला आपका आ जाता है क्या इसमें? सोडियम साइट्रेट, है ना। अगला जो बच जाता है आपका सोडियम साइट्रेट। अब सोडियम साइट्रेट जो है प्रिवेंट करता है प्रिसिपिटेशन को ऑफ क्यूप्रिक आयन को, है ना, चिलेटिंग एजेंट की तरह। अगर कभी आपको क्यूप्रिक सोडियम साइट्रेट से सवाल पूछ ले तो ये जो है आपको प्रिसिपिटेट को प्रिवेंट करता है ऑफ क्यूप्रिक आयन चिलेटिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इतने कंपोजिशंस हैं इसके अंदर, तो इन कंपोजिशन से आपको सवाल बन सकते हैं। और आपने टेस्ट परफॉर्म किया होगा, देखा भी होगा, कलर मैच किया होगा। ब्रिक रेड कलर का जो है पॉजिटिव हाईली आता है ना, कई बार हमने एक्सप्लेन किया हुआ है वो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इस तरीके से डीप कुछ क्वेश्चन अगर कभी बन जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट करेक्ट आंसर होना था। 49% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है, बाकी लोगों ने तो अमोनियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पता नहीं, कुछ लोगों को तो कंपोजिशंस ही नहीं पता है, तो वो बात की बात है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें सवाल पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोलॉजिकल टेस्ट इन स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सिफिलिस। फिर मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने लाइव आया था तब आपको बताया था एक चीज़ आपको लाइव में क्या बताया था कि कहाँ पर आप लोग गलती करते हो क्वेश्चन को पढ़ते समय, है ना। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जब हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस पढ़ते समय हमें क्वेश्चन को समझ में आ गया, उसके बाद अगर आपको आंसर भी पता चल गया तो आंसर आपको तुरंत नहीं करना है, सारे के सारे ऑप्शन पढ़ना है। पहला चीज़ तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। यहाँ पर अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है, मतलब निम्नलिखित में से, है ना, सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहला शब्द यहाँ क्वेश्चन में क्या है? सीरोलॉजिकल। तो हमें सीरम से जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनको देखना पड़ेगा। अब अगला शब्द क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट। अब क्या बोला है? स्पेसिफिक, है ना। स्क्रीनिंग या साधारण टेस्ट नहीं बोल रहा है, वो स्पेसिफिक टेस्ट बोल रहा है। अगला शब्द क्या है? सिफिलिस है। तो तीन शब्द हमारे क्वेश्चंस के अंदर मिल रहे हैं। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड करोगे तब जाके आप करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं तो आपको ढेर सारे कन्फ्यूजन होंगे, आपके समझ में आएगा ही नहीं। देखो यहाँ पर परसेंटेज देखो, 64% आपको VDRL क्यों आ रहा है? VDRL इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्वेश्चन को ना तो ध्यान से पढ़ा है, ना क्वेश्चन को आपने समझा है ना। साधारण तरीके से आपने क्वेश्चन देखा सिफिलिस और आपने दे दिया VDRL टेस्ट, बस। नहीं,
ऐसा नहीं करना है। हम यही चीज़ सिखाते हैं, यही चीज़ समझाते हैं आपको, ताकि आप जब क्वेश्चन का आंसर आपको पता होने के बाद भी बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया तो। क्वेश्चन का आंसर सही आपको करना पड़ेगा। कब होगा? जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, उसमें देखो शब्दों को, एक एक शब्दों को, कि शब्द में से क्या पूछ रहा है आपसे, पर्टिकुलर सवाल क्या पूछ रहा है। समझ आ रहा है? आंख बंद के ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, तुरंत क्वेश्चन पढ़ा, सिफिलिस देखा, तुरंत वीडीआरएल क्लिक करके और आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं इसलिए बार बार समझाता हूँ, आपको बोलता भी हूँ, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसका मतलब समझो, क्वेश्चन स्पेशल पूछा क्या है, फिर देन जा कर के आपको आंसर भले पता है, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, आंसर भले पता है और आपको ए वाले पे ही आंसर मिल जाएगा आपको, फिर भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है? धीरज से ए को भी पढ़ना है, बी को भी पढ़ना है, सी को भी पढ़ना है, डी को भी पढ़ना है। हो सकता है ऑल ऑफ एबव भी आ जाए, है ना। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल है, आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट पूछ लिया, समझ आ गया, हमने सीरम से टेस्ट लगाना है। अगला पूछा है स्पेसिफिक टेस्ट, है ना। स्पेसिफिक टेस्ट जो सिफिलिस के लिए हम परफॉर्म करते हैं वो अपने को अब इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो सिफिलिस के लिए आपको पता है वीडीआरएल भी करते हैं, लेकिन वीडीआरएल टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट जो आते हैं, आप जब ओची की किताब पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग सेपरेट किया है, नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट, है ना। उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से मिलेंगे? वीडीआरएल, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है ना, वेंट्रल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। उसके बाद आपका आता है कौन सा? आरपीआर, है ना। आरपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड प्लाज्मा रीजन, ठीक है। उसके बाद आता है यूएसआर, यूएसआर का मतलब अनहीटेड सीरम रेजिन। उसके बाद आता है आरएसटी, ठीक है, रेजिन स्क्रीन टेस्ट। इस तरीके से जो है ये सारे के सारे नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई हमारे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं हुए। इसमें आपका आरपीआर भी आ गया, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ना। उसके बाद वीडीआरएल, ये भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन आपके पास कौन सा? केवल और केवल बचा आपके पास कौन सा? टीपीएचए। अब हम और भी बता देते हैं, इसमें क्या बता देते हैं आपको कि ट्रेपेनोमल टेस्ट जो स्पेसिफिक होता है वो कौन सा होता है ना। ट्रेपेनोमल टेस्ट जो स्पेसिफिक होगा उसके अंदर का आपके कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो टीपीआई आ जाता है, फुल फॉर्म आप इनका पता करना है ना, FTAABS। उसके बाद TPHA, ठीक है। टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन। उसके बाद FTABS का क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्रेपेनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये सब चीज़ तो आपको याद करना पड़ेगा यार, आप याद नहीं करोगे, फुल फॉर्म से सवाल पूछ लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। आप सब चीज़ टीचर के ऊपर छोड़ देते हो, वो हमें सब कुछ बताए, तो टीचर को वो तो याद रखेगा ही, है ना। उसको पढ़ाना है तो वो याद रखेगा। TPHA का क्या होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडम हीमोग्लूटिनेट टेस्ट, है ना। तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे होते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को समझ करके फिर आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये छोटी मिस्टेक है लेकिन आपके लिए तो बड़ी गलती है, गवर्नमेंट जॉब लगेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करना है। अगला सवाल ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डिस्टेंस पूछा है बिटवीन द रूल्ड सरफेस एंड कवर स्लिप के हीमोसाइटोमीटर जो हम देखते हैं, है ना, न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर और कवर स्लिप के बीच में जो है अंतर कितना होता है? तो 0.1 mm है। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, 66%। मैं एक PDF सेंड किया था जब अपने जीनोम लैब साइंस में पढ़ा रहा था, तो बच्चों को भेज दिया था, तो उन लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से ध्यान से, तो ये चीज़ तो उनको पता है, अच्छी बात है ये, है ना। तो न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर से बहुत सवाल बनते हैं, हम बार बार बहुत सारी चीज़ें हम रिपीट कर चुके हैं, न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर को एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से आपको बताया भी हुआ है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हो। और दूसरा चीज़, हमारा डिस्काउंट चल रहा है अभी हमारे जीनोम लैब साइंस में, तो हाफ़ कर दिया है बिल्कुल फ़ीस। आप अगर 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बेहतर आपको मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी केवल बच गया है, बाकी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप पढ़ना चाहते हैं, आप परचेस करके नोट्स ले लें, पढ़ भी लें, लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जा कर के एक बार ज्वाइन करके देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो पढ़ ही रहे हो आप लोग, अच्छी बात है ना। ले सकते हो कोर्स, हमने हाफ करवा दिया है आप लोगों के लिए, ताकि जो कोई अगर परचेस नहीं कर पा रहे थे पहले, तो अब पूरा हाफ कर दिया है फीस, उसमें आप जा कर के देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? विच इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस इन प्लाज्मा ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, एक तो सेकेंडरी वाला और एक प्राइमरी वाला। देखो सिंपल सवाल क्या पूछा है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज आपको पता है, प्रोड्यूस होगा प्लाज्मा ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स,
है ना। सवाल इस तरीके से आपको समझना है, मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए कौन सा एंटीबॉडीज़ है या इम्यूनोग्लोबिन है जो पहले प्रोड्यूस होगा या पहले आपको आइडेंटिफाई होगा। जब आप टेस्ट लगाते हो, जब आपके पास रैपिड टेस्ट के कार्ड आते हैं ना, तो उसमें एक तो आईजीजी, आप विडाल टेस्ट भी लगाते होगे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता होगा, एक आईजीजी की लाइन रहती है और एक लाइन आपको आईजीएम की देखने को मिल जाता है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है, और एक कंट्रोल की लाइन होती है, वो तो बेसिक है, रहता ही रहता है। तो जब इसमें आप स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हो कार्ड के माध्यम से, तब अगर आईजीएम में लाइन आया है ना, तो आपको पता चलता है कि भाई इसको प्राइमरी इन्फेक्शन है ना, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, प्राइमरी इन्फेक्शन है। अगर आईजीजी आ गया, इसका मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन है, मतलब थोड़ा सा लेट हो चुका है, साधारण तरीके से अगर समझें तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं। आप डेंगू के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हो, तो डेंगू के लिए भी यही वाली चीज़ आपको देखने को मिलते होंगे कार्ड में, कार्ड टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हो, है ना। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आपका आईजीएम जो है सबसे पहले आता है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कि 35% लोगों ने आईजीजी दिया है और 57% लोगों ने आईजीएम आंसर किया हुआ है। तो भाई इस तरीके से आप गलती मत करें, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। सारे इम्यूनोग्लोबिन को हमने चार्ट भेज दिया है आपको, है ना, एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्या क्या सवाल आते हैं वो भी बता दिए। इससे पहले भी कुछ सवाल बना था, है ना, मॉलिकुलर वेट या मैक्रो, उस तरीके से सवाल बने हैं। और प्लेसेंटा क्रॉस कौन करता है, तो इम्यूनोग्लोबिन को तो पढ़ ही लेना, रट लेना अच्छे से हर एक चीज़ को। सबसे ज़्यादा सीरम में परसेंटेज कौन से इम्यूनोग्लोबिन का होता है, सबसे कम किसका होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, तो ये तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए कंठस्थ। कन्फ्यूजन वाला मैटर ही नहीं है। इसको दूसरे तरीके से भी आप याद रख सकते हो। देखो, जी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो जस्ट अपोजिट कर देना इसको, है ना। प्राइमरी पहले कौन सा आएगा, बाद वाला आएगा, मतलब एम अक्षर बाद में आता है ना। जी पहले आता है तो जी को जो है आप आखिरी में कर दो। तो इस तरीके से आप अपोजिट करके ऐसे भी याद कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से इनको याद करता था, मैं अपना टेक्निक बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो है अपने दिमाग से भी आप इस्तेमाल करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना भाई, है ना। उल्टे चलोगे तो याद हो जाएगा, आईजीएम, है ना, उसके बाद आईजीजी, सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी कन्फ्यूजन वाला कोई सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। इस तरीके से गलतियाँ आप ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखो, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने पढ़ा चुके हैं, जीनोम लैब साइंस एप्लीकेशन में पढ़ा चुके हैं। उसके बावजूद भी गलतियां हो रहे हैं, है ना। उसके बावजूद भी क्या गलतियां हो रहे हैं, देखो आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, है ना। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को इतने अच्छे तरीके से हमने समझाया है कि अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। और ये देखो, ये प्रैक्टिकल है यार, है ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इसमें कठिन बात है नहीं, ये प्रैक्टिकली है। अगर आप जब तक प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, आप इसमें गलती करोगे ही करोगे। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब क्या होता है, आपसे सिंपल पूछा है सवाल, पहले ये समझ लेते हैं, है ना। हम समझा भी चुके हैं, फिर भी एक बार आपको समझा देते हैं या बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब क्या होता है, जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, है ना, तो सबसे पहले कौन से वाइल में हमें ब्लड लेना चाहिए। अलग अलग तरीके के वाइल आते हैं, अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स के वाइल भी आते हैं, है ना। तो वही सवाल जो है आपसे पूछा है कि अंत में या आखिरी में जो है आप कौन से ट्यूब में या कौन से वाइल में जो है सैंपल को कलेक्ट करोगे, ये आपसे सिंपल सवाल पूछा है ना। सिंपल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, कलर कोडेड वैक्यूम ट्यूब कलेक्टेड लास्ट, है ना। ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं, देखो, है ना। कलर पहले कलर देखना है, कोडेड वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है, तो ये सबसे क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट आपका लास्ट है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो क्या है, इन द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जब हम फॉलो करते हैं तो लास्ट में कौन सी ट्यूब में सैंपल को डालेंगे, ये सवाल पूछा है। तो सवाल आपको ऐसे समझना है। ऐसे अगर आपको सवाल समझ में आ गया, तब आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। एक नंबर में, पहले नंबर में कौन सा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए सारे सीक्वेंस, है ना। तो इस तरीके से जो है आप जब याद रखेंगे, तो अब देखो सबसे ज़्यादा गलत आंसर भी है यहाँ पर, 32% है ना। लेवेंडर कलर दिया हुआ है। अब आप बताओ, लेवेंडर कलर जो है दिया हुआ है, लास्ट में कलेक्ट करेंगे, इस तरीके से पूछा है ना, जो कि गलत आंसर है। ईडीटीए वाइल को लास्ट में हम कलेक्ट नहीं करते हैं। आपका शुगर वाला जो होता है ग्रे कलर का, है ना, कौन सा, शुगर वाला, सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम ऑक्जेलेट। तो शुगर के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ग्रे कलर का ट्यूब जो होता है,
ठीक है। जो शुगर के लिए हम टेस्ट जो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो हमारा आखिरी में आता है। समझ आ गया? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक इमेज मैंने भेजा था आप लोगों को, इमेज से पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ डो आप अच्छे से पढ़ लो। सारे रीज़न भी बताए थे, क्यों करते हैं, क्या होता है, कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। मिक्सिंग का टाइम कितना होता है, कितना सैंपल वॉल्यूम लेना चाहिए, समझ में आया? हर चीज़ परसेंटेज भी बता दिया, एंटीकोगुलेंट और रेशो भी बता दिया, एंटीकोगुलेंट और ब्लड का कितना होना चाहिए। हर एंटीकोगुलेंट्स को अलग अलग हमने पढ़ाया हुआ है। अब आपके ऊपर है, आपको समझना है, याद करना है, नहीं करना है आपके ऊपर है। बाकी गलती करना है तो कर ही रहे हैं। देख लो लेवेंडर जो है यहाँ पर 32% आया हुआ है ना। बाकी समझदार लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई इस तरीके से अगर आप गलती करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है ना। क्वेश्चंस जो हैं आंसर आपके गलत होंगे। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे हमारे। 5 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन करते चलें, जितने हो सकते हैं उतना अपन करते चलेंगे, है ना। बाकी आप जुड़ जाएं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी। अगर आपको एप्लीकेशन पे ज्वाइनिंग करना है तो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। हाँ बिल्कुल कर दिया। आपको नोट्स बहुत अच्छे बेहतर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज़ मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल भी आपको नोट्स मिल रहे हैं। नॉन टेक्निकल भी कवर करा दिया है, नॉन टेक्निकल लगभग पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। केवल माइक्रो रह गया है, वो भी फटाफट करा देंगे, उसकी भी चिंता नहीं है। तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।